लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस में हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्पेसिफिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस क्लियर कर लिया है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही अमीबा में और पैरामीशियम में, जो कि यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किस तरह से न्यूट्रिशन होता है ये भी देख लिया। तो ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स living organism's body and it has multiple systems to accomplish various jobs। तो हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली अ सिस्टम जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं ये उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको एब्जॉर्प्शन के बाद में असिमिलेट करता है, मतलब सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। हाँ, तो हालांकि सेल्स तक पहुंचाने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है, वो तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करेगा, लेकिन अल्टीमेटली द फूड इज़ गेटिंग डाइजेस्टेड, ये एक काम उसका है। दूसरा काम ये कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल देने का। तो इन द लास्ट क्लास हमने विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो ये देखा कि किस तरह से फूड ट्रैवल करता है इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले बकल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ टीथ उसका मैस्टिकेशन होता है। मैं आपको याद दिला दूं चीज़ें कि हमने क्या क्या टर्म्स यूज़ किए थे। तो बकल कैविटी में मैस्टिकेशन विद द हेल्प ऑफ टीथ। मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग। फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, लार्ज पीसेस हैं, उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना मैस्टिकेशन कहलाता है। और मैस्टिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? मैस्टिकेशन का इम्पोर्टेंस है कि उससे जो फूड के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं टू द सेलाइवा। बकल कैविटी में सेलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो एक सिक्रीशन निकालते हैं, जूस निकालते हैं, जिसको हम सेलाइवा बोलते हैं। और सेलाइवा की खास बात यह है कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि स्टार्च के यानी कार्बोहाइड्रेट के पार्शियल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको उस एंजाइम का नाम ज़रूर पता होगा। एंजाइम इज़ सेलाइवरी अमाइलेज। उसका दूसरा नाम था टाइलिन। हाँ, तो टाइलिन या सेलाइवरी अमाइलेज जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको माल्टोज में बदल देता है। एंड माल्टोज इज़ नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज ही है, लेकिन ग्लूकोज यहाँ पर नहीं बनता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बकल कैविटी में ही च्यू होना, मतलब डाइजेशन होना शुरू हो जाता है आफ्टर च्यूइंग या आफ्टर मैस्टिकेशन। तो बकल कैविटी में टीथ का फंक्शन, टंग का फंक्शन, सलाइवा का फंक्शन, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमने उस दिन नोट डाउन की थी। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको उस दिन हमने मेंशन नहीं की क्योंकि मैं सोच रहा था कि बाद में कर दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो जब हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही पार कर जाएंगे तो फिर उसके बारे में बात करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो हम अभी बात कर लेते हैं क्या कि ये जो सेक्शन है, हाँ, बकल कैविटी के जस्ट बाद व्हेन द फूड इज एनगल्फ्ड। अब हम फूड को क्या कह रहे हैं? बोलस। तो व्हेन द बोलस एंटर्स इनटू ईसोफेगस, तो बेसिकली देयर इज अ कॉमन पैसेज बिटवीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द बकल कैविटी और द एलिमेंट्री कैनाल। हमारे फूड और एयर के लिए कॉमन स्पेस यहाँ पे रहता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, कॉमन स्पेस फॉर एयर एंड फूड। तो जब फूड एनगल्फ होता है तो ईसोफेगस में एंटर करने से पहले वो जिस जगह पर आता है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स वो जगह है जहाँ पे फूड पाइप भी ओपन हो रहा है और जो ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं वो भी ओपन हो रहा है। उसका ओपनिंग जो है उसकी ओपनिंग को क्लोज करना पड़ता है जब हम फूड को एनगल्फ करते हैं। हाँ, तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर यानी फूड पाइप जो है हमारा, उसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस नाम का ढक्कन लगा हुआ रहता है, लिड लगा हुआ रहता है।
हाँ, एपिग्लॉटिस इज द लिड ओवर द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया। तो जब फूड अंदर आता है तो इसका डिज़ाइन इस तरह का है कि ये बंद हो जाता है और फूड जो है वो हमारे विंड पाइप में एंटर नहीं कर पाता। ठीक है, मैकेनिज्म ही इस तरह का है। तो फेरिंग्स जो है वो एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज है, और जब एयर आती है तो वो उस समय एपिग्लॉटिस खुला हुआ रहता है और इसमें से होकर के, अब यहाँ पर क्या है, इसकी ओपनिंग पर एक स्लिट है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स वो स्लिट है जिसमें से जब एयर निकलती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ से इस स्लिट में से होकर के जब एयर निकलेगी तो फिर हम बोल पाएंगे, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ये हमारा साउंड इंस्ट्रूमेंट है। ये सब चीज़ें यहीं पर होती है, तो हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या क्या है वहाँ पे। तो उसके बाद हमने कहा था कि ये जो फूड है ये ट्रैवल करता है थ्रू ईसोफेगस, और ईसोफेगस से होता हुआ फिर वो नीचे पहुंच जाता है स्टमक में। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, स्टमक की मस्कुलर वॉल्स में चर्निंग मूवमेंट होते हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, और गैस्ट्रिक जूसेस जब स्टमक में निकलते हैं तो क्या हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाता है। हमने कहा कि जो स्टमक की वॉल्स हैं उसमें चीफ सेल्स हैं। चीफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन। उसको हम बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेप्सिन, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है। उसको अभी हम, जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, हम पेप्सिनोजिन बोलते हैं। हाँ, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय अनदर सेल्स, जिनको हम पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं और ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं। तो हमारा एक 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन बताओ इनसाइड द स्टमक। तो हम कहते हैं नंबर 1, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना इनसाइड द स्टमक। हाँ, उससे क्या होगा, नंबर 2, टर्मिनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, क्योंकि वो इंटरफेयर कर सकता है पेप्सिन के फंक्शन में। नंबर 3, एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, यानी जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स इनसाइड द स्टमक हैं उनको एक्टिवेट करना। और फिर 4th हमने बोला था कि अगर कोई जर्म्स आ गए हैं अंदर, कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस टाइप की चीज़ें आ गई हैं, हाँ, पैथोजेंस कुछ आ गए हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, फूड के साथ आ गए हैं, तो उनको किल करना। एसिडिक मीडियम में वो ज़िंदा नहीं रह पाते। तो इस तरह से HCl के फंक्शन हमने सीखे। फिर इसमें म्यूकस ग्लैंड्स भी थी। म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस रिलीज होता है और म्यूकस इसको अंदर से कवर कर देता है, इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक को, एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ HCl। वो HCl को इस वॉल से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता है। ठीक है, तो इसके जो स्टमक के अंदर जो ये जूसेस निकल रहे हैं इनको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और अब जो फूड हमारा बन गया है, हाँ, उस फूड को हम कहते हैं काइम। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसमें प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो था उसका पार्शियल डाइजेशन हुआ है और वो अब पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और अब ये काइम इस तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हम अब इसके आगे की बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है और उसके आगे फर्दर क्या होता है, वो जर्नी क्या होती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एज वी कैन सी कि ये जो काइम है ये अब इस तरफ से बाहर निकलेगा। हमने स्टमक को कहा था जे शेप्ड ऑर्गन, जिसका ये जो बाद वाला पोर्शन है, ये वाला, हाँ, इसको हम पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। पाइलोरिक रीजन में जो ओपनिंग है, देयर इज बेसिकली अ मसल,
इसकी ओपनिंग जो है स्टमक की, जिससे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव किया जा सकता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करने वाला जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को कंट्रोल करता है एक मसल जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर इज अ मसल विच कंट्रोल्स द ओपनिंग। इसको हम, क्योंकि ये पाइलोरिक रीजन में है, इसलिए इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। अब आप ये बात कर सकते हो कि स्फिंक्टर जो है, हमारी बुक में स्फिंक्टर लिखा है, केवल पाइलोरिक स्फिंक्टर नहीं लिखा। तो स्फिंक्टर दो जगह लिखे हुए हैं, एक एनस पे भी होता है, उसको एनल स्फिंक्टर बोलते हैं, है ना। तो स्फिंक्टर बेसिकली वो मसल है जो किसी भी ओपनिंग को बंद करके रखे और तब तक ना खुलने दे जब तक बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर ना डाला जाए। अब इसका क्या फ़ायदा, वाई देयर इज़ अ पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये बात समझो कि यहाँ पे जो काइम है, इस काइम को इधर जाना है, और हमने कहा कि स्टमक जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारा फूड भरा हुआ हो सकता है। आपके खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है हमारे सिस्टम का। हाँ, आप ज़्यादा खा सकते हो, कम खा सकते हो, और वो फिर फूड यहाँ पर 4 घंटे तक रह सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि एट अ टाइम यहाँ पर बहुत सारा फूड हो, और इतना सारा फूड डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन हैंडल ना कर पाए। अब हैंडल ना कर पाए का मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम्स अब इंटेस्टाइन में मिलने वाले हैं, जो जूसेस इंटेस्टाइन में मिलने वाले हैं डाइजेशन के लिए, उनको टाइम चाहिए, उनको मतलब प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए फूड का, जिससे फूड का फाइनल डाइजेशन वो कर सकें। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि इंटेस्टाइन कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे फूड रुक जाए, तो फूड उसमें चलता रहता है धीरे धीरे। वो हालांकि बहुत लंबी है और हाईली कन्वोल्यूटेड है, इसलिए मूवमेंट तो बहुत तेज़ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे चलता रहता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी ना चली जाए उसके अंदर। इसके लिए ये स्फिंक्टर होता है, डज नॉट अलाउ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड टू एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलता है ये बात बताने का। अब हम जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ये समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि देयर आर सम सपोर्टिव ग्लैंड्स आर ऑल्सो देयर। देखते हैं क्या होता है। ये काइम जो है ये पाइलोरिक रीजन से पाइलोरिक स्फिंक्टर को लूज करके प्रेशर के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है ना। तो फूड आया था ईसोफेगस से, क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूसेस ने उसको डाइजेस्ट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और अब वो काइम बन गया है। पहले बोलस आया था, अभी काइम जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, बिल्कुल सिंपल बात, सबको समझ में आ गई होगी। तो अब जब ये जाएगा उधर तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, और साथ में व्हाट आर द सपोर्टिव ग्लैंड्स ओवर देयर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट, 5 to 6 मीटर लंबा ट्यूब होता है। हाँ, ये लंबी है। तो स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो है, एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन ये नैरो है, इसलिए इसको स्मॉल बोलते हैं। हाँ, अदरवाइज दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, 5 to 6 मीटर या अराउंड 20 फीट लंबा, 20-24 मीटर फीट लंबा। हाँ, अब आप पता कर लो कि कितना होता है 5 to 6 मीटर या 20-25 फीट, बहुत लंबा है। और वो सारा पाइप जो है उसको ऐसा 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 फोल्ड करके और इतनी सी जगह पे आपके ये जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है उसमें रखा हुआ है। हाँ, बेसिकली हमारी बॉडी जो है ना उसमें ये तो हमने बोला बकल कैविटी, इधर से जो चेस्ट है उसको हम बोलते हैं थोरैसिक या कार्डियोथोरैसिक कैविटी, जिसमें लंग्स और हार्ट होते हैं।
बीच में एक शीट होती है मस्कुलर जिसको डायफ्राम बोलते हैं, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे हम, और उसके नीचे होता है एब्डोमिनल कैविटी, हाँ, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में हम उसको पेट बोल देते हैं, है ना, कि पेट भर गया, पेट में हाथ, पेट बड़ा हो गया, पेट छोटा है, ये सब है ना। तो वो कैविटी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है, जिसमें आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपका स्टमक भी है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों पड़ी हुई हैं। तो इतनी सी छोटी सी कैविटी में एक हाईली कन्वोल्यूटेड किए बिना इतना लंबा पाइप डाला नहीं जा सकता। हाँ, अब इसके हाईली कन्वोल्यूटेड होने का फ़ायदा क्या हुआ? कन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा मुड़ा, जैसा ये दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि देखो, फूड तो इसके इनिशियल पार्ट में ही डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके 3 पार्ट होते हैं। जो इनिशियल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिओडेनम। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। हाँ, डिओडेनम इनिशियल पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकेंड, बेसिकली डिओडेनम वो पार्ट है जिसमें सबसे पहले फूड एंटर करेगा। तो छोटा सा सेक्शन है, हाँ, वो मतलब बहुत लंबा सेक्शन नहीं है, जिसमें बहुत कन्वर्जन भी नहीं है उसमें। लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसलिए है क्योंकि ये लिवर जैसी ग्लैंड्स के सिक्रीशन भी इसमें ही आते हैं। हाँ, जो पैनक्रियाज है उसके सिक्रीशन भी उसमें ही आते हैं। पैनक्रियाज और लिवर किस तरह से अपने सिक्रीशन डालेंगे वो अपन देखेंगे। हाँ, तो डिओडेनम पहला सेक्शन है। उसके बाद छोटा सा एक और सेक्शन है, उसको हम जेजुनम बोलते हैं। और सबसे पीछे सबसे लंबा सेक्शन होता है जिसको हम इलियम बोलते हैं। अब ये जो इलियम होता है, इसमें ये जेजुनम तक तो डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। डिओडेनम जेजुनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब डाइजेस्टेड फूड में से हमको एब्जॉर्प्शन करना है। एब्जॉर्प्शन का सारा जो प्रोसीजर होगा वो इलियम में होना है। तो 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो उसके अंदर का डिज़ाइन कि वो मैक्सिमाइज़ करे एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, और दूसरा उसका हाईली कन्वोल्यूटेड होना। कन्वोल्यूटेड रहेगा तो फूड धीरे धीरे चलेगा, बहुत धीरे धीरे। इसके अंदर से फूड चलाएंगे तो फास्ट कैसे चल पाएगा? हाँ, चल ही नहीं सकता। ये तो इतना कन्वोल्यूटेड दिख रहा है, तो फूड धीरे धीरे इसमें सरक सरक के चलता है, और इस वजह से एब्जॉर्प्शन को खूब टाइम मिल जाता है। हाँ, तो प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो जितना फूड डाइजेस्ट हुआ है सबके सब एब्जॉर्ब हो जाएगा और सारा का सारा पहुंच जाएगा सेल्स में, जहां पर वो एक्चुअली यूटिलाइज होना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है। वी कैन से दैट दिस इज द साइट फॉर फाइनल डाइजेशन। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें। क्या कि नेम द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, आप लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, इसकी स्टोरी देखते हैं अपन कि इसके अंदर चल क्या रहा है। ये तो इसका डिज़ाइन हो गया, चलो। हाँ, हमारा जो सपोर्ट करने वाला इसके साथ एक ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ये जो हमें दिख रहा है ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज इज अ ड्यूअल ग्लैंड। आपने 8th क्लास में पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, आपने कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th में इसके बारे में और पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन मैं याद दिला दूं आपको कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होती, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। उनके सिक्रीशन को हम हार्मोन्स बोलते हैं। हाँ, और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल दिए जाते हैं और वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हमारी बॉडी में करते हैं। सबके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पैनक्रियास का आधा पार्ट जो है वो एंडोक्राइन है, बाकी आधा पार्ट एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट होती है, उसका सिक्रीशन डक्ट के थ्रू जाता है। तो जो एक्सोक्रिनल पार्ट ऑफ पैनक्रियास है, जिसमें एंजाइम्स बनते हैं डाइजेशन के लिए, वो विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट, जिसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। बाकी का आधा पार्ट जो है वो एंडोक्रिनल पार्ट है,
उनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। उससे हार्मोन्स निकलते हैं। आपने इंसुलिन हार्मोन का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। तो वो दूसरा पार्ट है जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। लेकिन ड्यूअल ग्लैंड है ये, इसमें मतलब एक पार्ट एंडोक्रिनल है, दूसरा पार्ट एक्सोक्रिनल है। ये बात आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इसमें जो जूस सिक्रीट करेगा ये, उस जूस का नाम होता है पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में देयर आर 3 एंजाइम्स, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें होते हैं। एक तो होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, और तीसरा होता है लाइपेज। These 3 enzymes are respectively responsible for the digestion of carbohydrates। अमाइलेज से आपको समझ जाना चाहिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाला। हाँ, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो बकल कैविटी में था उसको हम कहते थे सलाइवरी अमाइलेज, और जो अभी पैनक्रियाज में है उसको कह रहे हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन करेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट जिस भी फॉर्म में है उसको ग्लूकोज में बदलने में हेल्प करता है। हाँ, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए है, यानी प्रोटीन्स का फाइनल डाइजेशन करेगा। और लाइपेज लिपिड्स का फाइनल डाइजेशन करेगा। लिपिड्स मतलब फैट्स, उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करेगा। हाँ, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं प्राइमरीली, वो पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट है। ठीक है, तो पैनक्रियास का फंक्शन समझ में आ गया कि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं जो कि मेजर फूड पार्ट्स के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सिर्फ यही एंजाइम्स होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हमको इनके बारे में पढ़ना है। बाकी आपको एंजाइम्स के नाम की ज़रूरत नहीं है। इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस होता है, जो पार्ट ऑफ द फूड इनसे बच जाता है। इंटेस्टिनल जूसेस उनको, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टिनल जूस में, वो उसका फाइनल डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडिनल पार्ट में पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होने वाला है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। तो एक तो ग्लैंड हो गई सपोर्टिव, वो है पैनक्रियास। दूसरी कौन सी ग्लैंड है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम पैनक्रियास? लिवर। हाँ, अब हम अगर लिवर को देखें तो ये इतना बड़ा, ये एक बड़ा सा शीट दिखता है। इसको दोनों साइड से देखो आप, आगे से पीछे से। हाँ, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन और द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हम पूरा घूम के पीछे आ गए हैं। अभी उस साइड से देख रहे थे पहले हम स्टमक को, स्टमक में फूड आया ऐसे गया। अब आप देखो लिवर कितना बड़ा है। तो लिवर को आप लार्जेस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट ऑर्गन बोल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन या लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लिवर। लिवर बड़ा इंपॉर्टेंट काम, देखो लिवर वैसे तो बहुत सारे काम करता है, लेकिन हम यहाँ पे वही फीचर पढ़ेंगे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ना। बाकी बातें तो बहुत सारी बातें हैं, तो 13-14 टाइप के काम करता है। तो लिवर जो है, लिवर का काम है यहाँ पे एक जूस सिक्रीट करना, हाँ, जिसको हम बोलते हैं बाइल। हाँ, या तो इसको सिंपली बाइल बोलते हैं या बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस लिवर से सिक्रीट होता है। लिवर से एक डक्ट निकलती हुई हमें दिखती है। एक्चुअली 2 डक्ट्स हैं। एक डक्ट देखो यहाँ चली गई और यहाँ पे एक सैक दिख रहा है हमको, एक छोटा सा पाउच दिख रहा है। सैक तो बड़ा होता है, ये छोटा सा पाउच है। इस पाउच को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। शायद आपने कभी इसका नाम सुना हो।
हाँ, तो ये जो लिवर है इसमें से एक डक्ट निकली, और एनीथिंग रिलेटेड टू लिवर हम वर्ड यूज करते हैं हिपैटिक। हाँ, तो हिपैटिक डक्ट निकली जो गॉल ब्लैडर में गई और क्या लेके गई, बाइल जूस लेके गई। तो बाइल जूस इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिवर, सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इनसाइड द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंक्शन समझ में आ गया आपको। गॉल ब्लैडर जो है इट इज द स्टोरेज स्पेस फॉर बाइल जूस। नाउ व्हाई बाइल जूस इज इम्पॉर्टेंट? बाइल जूस के फंक्शन भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे HCl के हमने फंक्शंस लिखे थे, वैसे बाइल जूस के भी आप फंक्शन लिखो। बाइल जूस के क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो इट क्रिएट्स बेसिक और अल्कलाइन मीडियम इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रहे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं, वो कभी भी काम नहीं कर सकते एसिडिक मीडियम में, और काइम जो है वो पूरी तरह से एसिड में लिपटा हुआ आया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ना उधर, तो HCl के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी रिक्वायर समथिंग अल्कलाइन और समथिंग बेसिक। तो वो बाइल जूस वो काम कर रहा है। पहला काम बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना, दूसरा काम एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। जो एंजाइम्स के हमने अभी नाम लिखे थे, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, उनको एक्टिवेट करना। तो प्रैक्टिकली बेसिक मीडियम क्रिएट करके वो यही कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है। और तीसरा काम जो आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब आप बोलोगे कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो हम बता देते हैं आपको। इमल्सिफिकेशन क्या होता है ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमल्सिफिकेशन? तो इमल्सिफिकेशन का मतलब है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में या स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि आप समझो, ऐसे ही समझने के लिए बोल रहा हूँ कि एक टेस्ट ट्यूब में पानी भरा और उसमें ऑयल डाल दो आप। ऑयल और वाटर साथ साथ आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप ऐसा करके देख लो। आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो किसी भी कंटेनर में जिसमें आप ये चीज़ें मिलाओ तो आपको डांट ना पड़े, ऐसे कंटेनर में आप पानी डालो और उसमें ऑयल डाल दो। तो क्या होगा? ऑयल उसके अंदर मिक्स तो हो नहीं पाएगा, ऑयल इज़ इमिसिबल विद वाटर, 9th क्लास में सीखा था हमने। तो आप थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बन गए उसके अंदर। ज़्यादा देर के लिए छोड़ दोगे तब तो लेयर ही बन जाएगी पूरी, आप समझ लो सिंगल लार्ज ग्लोब्यूल बन गया। अगर आप उसको, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब है तो ये काम आसान होगा, आप उसको अच्छे से शेक कर दो और फिर आप उसको देखोगे तो आपको दिखेगा बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑयल के बन गए। हाँ, कुछ उसी तरह की बात है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो लाइपेज नाम का एंजाइम है विच इज़ एक्चुअली देयर फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स और डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, वो उन स्मॉल ड्रॉपलेट्स पर इजीली फंक्शन कर पाएगा और उनको डाइजेस्ट कर पाएगा। अगर इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ, अगर बाइल जूस वहाँ पे नहीं हुआ या इनसफिशिएंट क्वांटिटी में हुआ तो फैट अनडाइजेस्टेड रह जाने का खतरा होता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया कि नहीं? हाँ, बाइल जूस के 3 फंक्शन, बेसिक या अल्कलाइन मीडियम स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिएट करना, एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इतना लिख दोगे 3 मार्क्स मिलेंगे। इमल्सिफिकेशन क्या है वो अलग से समझा दो, एक लाइन लगती है। हाँ, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को
स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। इतनी सी बात बता सकते हैं ना। तो लीवर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन पता चल गया हमको कि ये बाइल सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है और बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। इसके नीचे जो डक्ट दिख रही है आपको, देखो अब यहाँ नीचे की तरफ पैनक्रियाज है, इधर लिवर है और दोनों की एक कॉमन डक्ट निकल करके जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। डक्ट मतलब ट्यूब होता है, पता ही होगा आपको। हाँ, डक्ट इज ट्यूब। तो ऐसा डक्ट जो हिपैटो मतलब लिवर का, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज का, दोनों का कॉमन हो, उसको हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तो पैनक्रियाटिक डक्ट तो ऑब्वियसली अपना पैनक्रियाटिक जूस ही रिलीज करेगी जिसमें एंजाइम्स होंगे, लेकिन डायरेक्ट बाइल जूस भी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पे आ सकता है। आपने सुना होगा कि कभी कभी किसी को पथरी हो जाती है, स्टोन किडनी में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर में भी हो सकता है। हाँ, कैल्सिफिकेशन हो जाता है उसके अंदर, वो हार्ड हो जाता है और बड़ा पेनफुल भी होता है, ऐसा सुना है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है, इसमें कई बार जब स्टोन का प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो जाता है तो इसको सर्जिकल रिमूवल इसका करना पड़ता है, मतलब इसको एक छोटा सा ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। तो बाइल का सिक्रीशन तो गॉल ब्लैडर कर नहीं रहा था, तो बाइल का सिक्रीशन तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो जाएगी कि वो बाइल जो है वो इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ में आएगा, अब डायरेक्ट हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ऐसी कंडीशन में फिर जो डॉक्टर होंगे जो जब गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं तो वो डॉक्टर हमको कहते हैं कि आप थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखें, परहेज रखें, ऑयली बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाएं, या फिर मिनी मील्स ही लें, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना कभी ना खाएं, नहीं तो वो फिर प्रॉब्लम होगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको आ रही है बात समझ में? आई होप, है ना। नहीं आए तो फ़ोन पे पूछ लेना मुझसे, मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन पहली बार जब पढ़ते हैं इसको तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए। जब रिवीजन होता है, इसको कैप्सूल में पढ़ते हैं तो ये तो 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं अपन। तो आपको हर बात मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे कंसेप्ट क्लियर रहे कि हम क्या पढ़ रहे थे, है ना। जल्दबाजी में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पैनक्रियाज का फीचर, लिवर का फीचर, ये सब हमको वंस पता चल जाए। देखो पैनक्रियाज कैसा दिखता है और ये किस तरह से इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में जो ग्रूव है उसमें फैला रहता है। तो इसमें ये वही कॉमन डक्ट है। इधर आपको गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, ये डक्ट इसमें से निकल के गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऊपर लिवर से आ रही है, इसको हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ये है ना, ये छोटा सा जो दिख रहा है टुकड़ा, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है केवल, वो लिवर से आ रही है, हिपैटिक डक्ट कहेंगे। यहाँ पे मिल जाएगी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना फूड अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेगी। तो फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट इस लॉन्ग ट्यूब होने की वजह से इस तरह से धीरे धीरे होता रहता है। तो द फूड कंज्यूम इज डाइजेस्टेड एंड नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। तो जब आप डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हो तो आपको क्या क्या देखना है? लिवर के फंक्शन यानी बाइल जूस के फंक्शन, बाइल जूस के 3 फंक्शंस हमने देखे। जैसे ही फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे ही ये सारे सिक्रीशन एक साथ रिलीज़ हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएगा वैसे ही सब अपना अपना काम कर देंगे। यानी बाइल जूस जो है वो उसको बेसिक बना देगा, मीडियम को, एंजाइम्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे पैनक्रियाटिक जूस के, और फिर उसके बाद क्या होगा? पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स जब अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे तो फिर फूड का डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन डाइजेशन कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीट नहीं हो पाता इन तीनों से, यानी ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज के अलावा कुछ और बन गया, जैसे फ्रक्टोज बन गया, कोई पार्ट ऐसा रह गया जो कि कम्प्लीटली डाइजेस्टेड नहीं हुआ है।
तो उसके लिए देयर आर मैनी एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन अनदर जूस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम्स फाइनल डाइजेशन कर ही देते हैं जेजुनम में पहुंचने तक। हमने बोला ना, पहला पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम और दूसरा एक और छोटा सा पोर्शन जेजुनम, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं। इनटेक ऑफ फूड को हमने इंजेशन बोला, और उसके बाद ये जो इतना लंबा प्रोसेस चला इसको हम बोल रहे हैं डाइजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, अब होगा एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लें कि अब क्योंकि फूड जो है उसका एब्जॉर्प्शन होना है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो एब्जॉर्प्शन की बात जो है उसमें डाइजेशन की कोई बात नहीं होगी। डाइजेशन में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेम वेरियस एंजाइम्स यू हैव डिस्कस्ड फॉर डाइजेशन इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हम बकल कैविटी से शुरू हो जाएंगे, हम बोलेंगे कि अच्छा बकल कैविटी, एंजाइम का नाम सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर स्टमक, ईसोफेगस में तो कुछ नहीं रिलीज हुआ, स्टमक, पेप्सिन, मैंने कल रेनिन भी बताया था साथ में, लेकिन पेप्सिन इज द मेजर वन। तो पेप्सिन दैट इज प्रोटियोलिटिक, मतलब प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करेगा, उसको पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। हाँ, कहाँ मिला, स्टमक में मिला। फिर पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में मिले, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, तीनों के फंक्शन रेस्पेक्टिवली ग्लूकोज का, प्रोटीन्स का, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का फाइनल डाइजेशन करना और उनको रिस्पेक्टिवली ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड्स में एंड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देना। तो ये एंजाइम्स के नाम आपको याद होना चाहिए, 5 एंजाइम्स के नाम आपको और उनके फंक्शन, उनकी लोकेशन ऑफ सिक्रीशन आपको पता होना चाहिए। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विच आर नोन एज, हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, विल्लाए। हाँ, सिंगुलर इज विल्लस, प्लूरल इज विल्लाए। ये बहुत सारे विल्लाए हैं और इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज मतलब नैरो ल्यूमेन वाली ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर ऑब्वियसली ब्लड मूव कर रहा होगा। तो हाईली कन्वोल्यूटेड एक 5 से 6 मीटर का ट्यूब है जिसमें इस तरह के अनकाउंटेबल विल्लाए हैं। हाँ, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ विल्लाए? दे हेल्प द डाइजेस्टेड फूड टू बी एब्जॉर्ब्ड। They increase the surface area of absorption of the digested food. डाइजेस्टेड फूड का के एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करते हैं। हाँ, अगर ये फ्लैट होता तो सरफेस एरिया कम हो जाता, ठीक है। तो देखें कैसे होता है ये फूड जो डाइजेस्टेड फूड है वो इसमें इस तरह से आके एब्जॉर्ब होता है। अब समझो कि इसके अंदर इस तरह से ब्लड है, हम इस ब्लड वेसल के अंदर घुस जाएं अगर, तो वो ब्लड वेसल कैसी दिखेगी अंदर? ये जो एब्जॉर्ब फूड है ये ब्लड वेसल में अलॉन्ग विद द अदर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड मूव कर रहा है। हाँ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हो रहा है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज असिमिलेशन। विद द हेल्प ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ ब्लड हमारा जो फूड था वो मूव कर गया टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाँ, लाइक दिस। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो बात हो रही है इसको हम बोलते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन इमीडिएटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब फूड एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया, तो अब वो
असिमिलेट हो जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कैसे हो जाएगा कि ये सब जो ब्लड वेसल्स हैं जो यहाँ से ब्लड को लेके गई हैं वो आगे जा कर के मल्टीपल सब आर्टरीज और सब वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और अल्टीमेटली कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और सेल्स के बीच में जो गैप होता है जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, उस इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उस टिश्यू फ्लूइड में जा कर के रिलीज़ कर देता है। मतलब ब्लड गया इन बिटवीन द सेल्स, जो गैप था उसमें, तो वहाँ पे कैपिलरीज में, क्योंकि कैपिलरीज जो है वो सिंगल सेल थिक ल्यूमेन, एक तो ल्यूमेन बहुत नैरो है और सिंगल सेल थिक है, तो उसमें प्रेशर हाई हो जाता है और वॉल क्योंकि सिंगल सेल थिक है तो कुछ चीज़ें उसमें से लीक हो सकती हैं। तो ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सब चीज़ें जो डाइजेस्टेड फूड का पार्ट थी वो सब सेल्स के बीच में जो गैप है उसमें भरे हुए टिश्यू फ्लूइड में रिलीज़ हो जाती हैं और अब ये सेल में एंटर कर जाती हैं। फिर सेल में उनका यूटिलाइजेशन जैसे होना है वो होता है। तो डाइजेशन का काम एसिमिलेशन के साथ तो ख़त्म हो गया, लेकिन साथ में अब जो बच गई है बात, वो क्या बच गई कि अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है, जो चीज़ें अभी डाइजेस्ट ही नहीं हुई, उनका क्या होगा, उनको बॉडी से बाहर फेंकना है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी हमारे पास मैकेनिज़्म है। क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हाईली कन्वोल्यूटेड थी, वो जब ख़त्म हो जाती है तो सबसे बड़ा पोर्शन दिखता है हमको लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन अपने डायमीटर बड़ा होने की वजह से लार्ज कहलाता है। इसमें से होता हुआ फूड रेक्टम की तरफ चला जाता है। अब ये जब फूड इसमें चल रहा है तो याद रखें कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी विल्लाए होते हैं और उनका काम होता है वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें अभी भी काफ़ी क्वांटिटी में वाटर होता है और वाटर का कंजर्वेशन, वाटर को बॉडी में ही रोकना ज़रूरी है। वाटर लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो वेस्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बॉडी से बाहर निकालने से पहले लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी विल्लाई है, ये बात ध्यान रखें, और उसका फंक्शन है वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन बहुत लंबा नहीं होता, उसमें चलता चलता ये एक छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ये इकट्ठा हो जाता है एंड देन उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसको हम रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। तो जब ये आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो रेक्टम जो है, रेक्टम बेसिकली एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर ही तो है, उसमें एक ओपनिंग हमको दिखती है जिसको हम एनस बोलते हैं। हाँ, अब एक बार थोड़ा सा आपकी बुक की तरफ चलें तो आपकी बुक में ये वाला डायग्राम आप नज़र से निकाल लो जो हमने अब ये भी एलिमेंट्री कैनाल देखी है, और इसकी लेबलिंग देख लो, क्योंकि लेबलिंग कई बार ये लेबल करने के लिए आ जाता है कि जो जो चीज़ें लेबल करनी है उस सब का फीचर बनाओ। देखो तो यहाँ पे हमको एनस दिखता है, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज, बाइल डक्ट, हाँ, गॉल ब्लैडर, स्टोर्स बाइल, स्टमक, डायफ्राम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ईसोफेगस, बकल कैविटी, टंग। तो एनस का जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक स्फिंक्टर है जिसको एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। एक और स्फिंक्टर पहले था ना जो स्टमक की पाइलोरिक ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा था, तो उसको हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला था। यहाँ पे एनस की ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए एनल स्फिंक्टर है। हाँ, तो जब उसमें बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा होता है तो प्रेशर से वो स्फिंक्टर खुलता है, अदरवाइज वो उसको बंद रखता है। तो इस तरह से इजेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। हमने कहा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एंड फाइनली वेस्ट मटेरियल का बाहर निकालना, इजेशन। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इजेशन इज़ नॉट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वर्ड आपने सुना है,
और आप कहते हो एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, तो ये वेस्ट को बाहर ही तो निकाला है। हाँ, तो ये बात इनकम्प्लीट है, हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट है, तो हम इसको भी एक्सक्रीशन का पार्ट समझ लेते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखना, मैं एक्सक्रीशन के टाइम भी याद दिलाऊंगा। एक्सक्रीशन में हम किडनीज पढ़ते हैं और किडनीज का काम है ब्लड में जो यूरिया और यूरिक एसिड है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में से निकाल कर फिल्टर करके और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देना। जबकि जो आपका ये जो वेस्ट निकल रहा है, ये वेस्ट हमारा फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट है। तो दोनों में क्या फ़र्क है यूरिया और यूरिक एसिड में? देखो कि यूरिया और यूरिक एसिड हमारी सेल्स में ही बने थे। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल लंग्स में होते हुए एक्सेलेशन में एयर में चला जाना कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि खुद एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो भी हमारी सेल में बना था रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। हाँ, तो जो हमारी बॉडी में सेल में ही बनता है, सेल में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का बाय प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम मेटाबोलाइट बोलते हैं। हाँ, तो ये हमारे मेटाबोलाइट्स हैं जो सेल में ही बने हैं, सेल में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन के ही प्रोडक्ट्स हैं और हमारी सेल में इकट्ठा नहीं रह सकते क्योंकि हमारी सेल के लिए वो पॉइजनस हैं, टॉक्सिक हैं या यूजलेस हैं। तो उनको ब्लड के थ्रू किडनीज की हेल्प से बॉडी से बाहर निकालना यूरिन की फॉर्म में इज एक्सक्रीशन, या लंग से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना भी एक्सक्रीशन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल में बनी थी और यूरिया यूरिक एसिड जो यूरिन से निकले वो भी सेल में ही बने थे। ये जो फूड अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड निकल रहा है, ये हमारे बॉडी के अंदर बना नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल के एक ओपनिंग से अंदर गया, दूसरी ओपनिंग से बाहर निकल गया। तो ये बाहर से आया हुआ सामान था, हमारी बॉडी में बना नहीं था, इसलिए ये एक्सक्रीशन के पैरामीटर्स में नहीं आता है। हाँ, एक्सक्रीशन और इजेशन अलग अलग चीज़ें हैं। इजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अगर आप इसे एक्सक्रीशन बोलोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। कोई बोले आपको कि ये एक्सक्रीशन है, आप भूल जाओ उस बात को, दिमाग में क्रॉस, झगड़ा मत करो उससे, है ना। टीचर से झगड़ा नहीं करना, लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली तैयार हो गया। आज का होमवर्क है ये वाला डायग्राम, सुंदर सुंदर आप लोगों ने लीफ का क्रॉस सेक्शन बहुत अच्छा बनाया, मज़ा आ गया। हाँ, अब ये भी बहुत अच्छा ऐसा ही बनाओ कि मज़ा आ जाए, लेबलिंग करके। और कोशिश ये करो कि पहले देख देख के बनाओ और उसके बाद बिना देखे बनाओ, और मुझे वो वाला भेजो जिसमें लेबलिंग भी आपने बिना देखे करी ईमानदारी से, और उसको सुंदर सुंदर जो बनाया वो भी आपने अपने आप बनाया बिना देखे। वो वाला भेजना, तो मुझे आपकी तैयारी और आपके एफर्ट पता चलेंगे, है ना। सम ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, आई एम वेरी हैप्पी, है ना। ऐसे पढ़ते रहो तो बहुत मज़ा आएगा। चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। थोड़ा सा कल देखेंगे एनसीईआरटी में और क्या क्या लिखा हुआ है। हालांकि हमने सब कुछ कवर कर लिया, इनफैक्ट मोर देन व्हाट इज़ रिटन इनसाइड इट हमने कवर कर लिया है। अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहें और एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड बार बार पढ़ते रहें। हाँ, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कल की क्लास में, तो इसके आगे की बात होगी कि जो फूड यहाँ से निकला था वो सेल में जाके उसका क्या हुआ। जिस ग्लूकोज की बात हम कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट से, फाइनली डाइजेस्ट होकर के वो एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड में मिला और ब्लड के साथ सेल में चला गया। सेल में जाके उसका क्या हुआ, ये कहानी रेस्पिरेशन के सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो तो फिर बात करते हैं कल। थैंक यू।